गुड मॉर्निंग। आज हम 7th क्लास में विषय सामाजिक में इतिहास का दूसरा अध्याय है। उसका नाम है भारत के नवीन राजा तथा राज्य। इसमें घटना पड़ेगी अपन 700 से 1200 तक। जो भी राजाओं ने शासन किया 700 से 1200, उन राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 7 से 12वीं शताब्दी के मध्य का जो युग था, 700 से लेकर 1200 तक, उस युग को क्या नाम दिया? राजपूत युग नाम दिया, क्योंकि राजपूत राजाओं ने उस समय भारत पर शासन किया। इसलिए उसी जाति के आधार पर इसको राजपूत युग कहा जाता है। अब 7 से जो 12वीं शताब्दी थी, उस समय 3 शक्तिशाली राज्य थे। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत में 3 शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। वह राज्य थे पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत और उत्तर भारत। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार थे, तो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट थे, और पूर्वी भारत में पाल वंश के राजाओं का शासन था। अपने अपने क्षेत्रों में क्या थे? शक्तिशाली थे। इनके पहले यानी 7वीं शताब्दी के पहले देखते हैं हम, तो हर्षवर्धन, आपने नाम सुन रखा होगा हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन नाम का शासक था जो शक्तिशाली था। हर्षवर्धन का राज्य थानेश्वर, जो थानेश्वर है हरियाणा में, कन्नौज उत्तर प्रदेश। तो हर्षवर्धन की 2 राजधानियां थी, थानेश्वर और कन्नौज। दक्षिण में नर्मदा नदी तक, उत्तर में हिमालय तक, पूर्व में बंगाल तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, तो जो उनके सामंत सरदार थे, वह ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और अपने अपने क्षेत्र में राजा बन गए। और उस समय 3 शक्तिशाली राज्य हमारे सामने उदय हुआ, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीनों के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे, जो राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में 3 जो शक्तिशाली राज्य थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, जो सामने आए, आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। तीनों राज्य थे जो हमेशा क्या करते थे? लड़ते रहते थे। देखो, राजा होते हैं तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए आपस में इनके बीच क्या होते हैं? लड़ाई झगड़े होते हैं। तो किसी न किसी प्रकार एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। उस समय की राजनीतिक तथा आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। यानी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। इस समय कला, स्थापत्य, साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ। कला जैसे चित्रकला, स्थापत्य कला में मंदिर, किले, तालाब, बावड़ियाँ, अनेक बने। साहित्य, अलग अलग भाषाओं में अनेक प्रकार की पुस्तकें, साहित्य लिखा गया। तो इन क्षेत्रों में विकास हुआ। किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पर प्रभाव नहीं पड़ा। संघर्ष तो हो रहा था तीनों के मध्य, आपस में लड़ते थे, पर किसी प्रकार का इन क्षेत्रों में प्रभाव नहीं पड़ा। गजनी, गजनी स्थान है अफगानिस्तान में। गजनी स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में है। गजनी प्रदेश का शासक था उस समय मोहम्मद गजनवी। गजनी स्थान कहाँ है? गोल प्रदेश था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में गोल प्रदेश का शासक था मोहम्मद
मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी मुस्लिम शासक था, बाहरी आक्रमणकारी था। गौर प्रदेश का मोहम्मद गजनवी था, जिसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। भारत पर इसने कितनी बार किया? 17 बार आक्रमण किया। और यहाँ के जो मंदिर थे, मंदिरों को लूटा। कहा जाता है कि उस समय मंदिरों में सबसे ज्यादा धन दौलत थी। तो बाहर के जो आक्रमणकारी थे वो क्या सोचते थे? उनको पता था कि भारत के मंदिरों में खजाना है। उस खजाने को लूटने के लिए, धन दौलत को लूटने के लिए बार बार भारत पर आक्रमण करते थे और यहाँ के मंदिरों को तोड़कर उसकी धन संपत्ति को लूटकर ले जाते थे। तो मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का है, जो अफगानिस्तान में है। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। सबसे ज्यादा मंदिर सोमनाथ का मंदिर है, सोमनाथ का गुजरात में है, आज भी वर्तमान में स्थित है। सोमनाथ के मंदिर को इसने लूटा। सोमनाथ मंदिर ऐसा है जिसको बार बार लूटा गया और आज फिर भी वही विकसित है। तो मंदिरों में सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है, तो वह धन दौलत होती है, इसलिए बार बार बाहरी आक्रमणकारी आते थे और मंदिरों को समाप्त कर जाते थे, तोड़ जाते थे और धन दौलत को लूट कर ले जाते थे। तो मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज तृतीय था, उसके साथ युद्ध किया। उसके साथ 2 युद्ध हुए। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध हुआ 1191 में और दूसरा हुआ 1192। तो प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज विजय होता है और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज पराजित होता है। और यहाँ से ही भारत में मुगल साम्राज्य का प्रभाव पड़ता है, दिल्ली पर अधिकार होता है। अब हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। ये तो एक सामान्य बात हो गई। तीनों में से हम लेते हैं गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहले क्या लेते हैं? गुर्जर प्रतिहार लेते हैं। इसमें से पहला शासक आ गया मेरे पास गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने भारत पर शासन किया 730 से लेकर 1018 तक। गुर्जर जो प्रतिहार थे उनका शासन है 730 से 1018 तक इन्होंने भारत पर शासन किया। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। जो गुर्जर प्रतिहार है तो प्रतिहारों के नाम से भी जाना जाता है। ये गुर्जरों के वंशज थे। गुर्जरों के क्या थे? वंशज थे, जो हुनों के कुछ समय बाद भारत में आए। हुन एक जाति थी, हुन एक बाहरी जाति थी। तो हुनों के बाद गुर्जर प्रतिहारों का भारत में उदय होता है। इनका राज्य दक्षिण पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात तक था। अब देखो राजस्थान में भी कौन सा क्षेत्र था? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो भाग है राजस्थान का, राजस्थान, गुजरात, यहाँ राज्य करते थे। गुर्जर प्रतिहार के वंश के जो राजा थे उनका शासन दक्षिण पश्चिम राजस्थान में और गुजरात तक था। यानी दक्षिण पश्चिम में जोधपुर जो क्षेत्र था, मंडोर, इनकी राजधानी थी। कालांतर में कन्नौज पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। कन्नौज किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी। कन्नौज किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो ये कन्नौज पर भी अधिकार कर लेते हैं। तो इन्होंने किस पर अधिकार कर लिया? कन्नौज पर
अधिकार कर लिया। कनौज में उत्तर प्रदेश, कनौज स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का वर्तमान में जिला है। तो कनौज स्थान पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इस वंश का प्रथम शासक था नागभट्ट। प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक था नागभट्ट। नागभट्ट प्रथम शासक था नागभट्ट। नागभट्ट ने 723 में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। क्वेश्चन आ जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 730 में की, जिसने सिंध के अरबी मुसलमानों को पराजित किया। जो सिंध के मुसलमान शासक थे, सिंध पाकिस्तान में वर्तमान में, सिंध के मुस्लिम शासक, मुगल शासक सिंध पर क्या किया? नागभट्ट प्रथम ने आक्रमण किया और जो सिंध के मुस्लिम शासक थे, मुगल शासक थे, उनको पराजित किया। अरबी मुसलमान, कौन से मुसलमान? मुगल थे, ये अरबी थे, अरब थे, अरब देश के थे। इनका शासन था सिंध पर। सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस क्षेत्र में उनको पराजित किया। उसके उत्तराधिकारी वत्सराज ने कनौज को विजित किया। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कनौज को बनाया। वत्सराज, अब दूसरा शासक आ रहा है, देखो नागभट्ट के बाद में कौन आ रहा है? वत्सराज आ रहा है। वत्सराज ने किसको विजय किया? कनौज पर। वत्सराज था, उसने कनौज पर अधिकार कर लिया। नागभट्ट द्वितीय, इसके बाद आया नागभट्ट द्वितीय। तो प्रथम था नागभट्ट, ये था नागभट्ट द्वितीय। दूसरे नंबर पर नागभट्ट द्वितीय ने कनौज को क्या बना लिया? कनौज को राजधानी बना ली। इसने क्या बना ली? राजधानी बनाई। कनौज को राजधानी किसने बनाई? नागभट्ट द्वितीय ने बनाई। इस वंश का एक अन्य प्रतापी राजा मिहिर भोज था। फिर नागभट्ट द्वितीय के बाद आता है मिहिर भोज। मिहिर भोज था, जिसने 836 से 885 तक शासन किया। 836 से लेकर 885 तक इसका शासन का राज्यकाल था। उसने बंगाल के पाल शासकों द्वारा विजित प्रदेशों पर पुनराधिकार कर लिया। जो बंगाल पर किसका शासन था? पाल वंश के शासकों का। तो इसने इनके राज्य के अधिकार कर लिया। उसने आदिवरा की उपाधि धारण की। मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की? आदिवरा की उपाधि धारण की। मिहिर भोज का उत्तराधिकारी आया महेंद्रपाल। मिहिर भोज के बाद कौन आ रहा है? महेंद्रपाल आ रहा है। महेंद्रपाल, इसका शासन का 885 से 810 तक के समय संपूर्ण उत्तरी भारत में पर प्रत्यारों का शासन स्थापित हो गया। इसके समय उत्तर पश्चिम भारत पर अधिकार हो गया। उसके समय में प्रतिहार साम्राज्य उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक तथा गुजरात से पूर्व बंगाल तक फैल गया। जो महेंद्रपाल था, इसका देखो राज्य कहाँ से स्थापित हुआ? हिमालय उत्तर में क्या है? हिमालय में। और दक्षिण में क्या है? विंध्याचल पर्वत तक, विंध्याचल। पूर्व में बंगाल,
बंगाल, पश्चिम में गुजरात तक अधिकार कर लिया। महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी, जो महेंद्रपाल के बाद में जो राजा आए वो क्या थे, कमजोर थे, अयोग्य थे, इसलिए प्रतिहार साम्राज्य का पतन होने लगा। गजनवी ने 1018-19 में कन्नौज पर आक्रमण कर एक प्रकार के प्रतिहार शासन को समाप्त कर दिया। 1018-19 में 1018-19 में कन्नौज पर किसने आक्रमण कर दिया? 1018-19 की बात है, गजनवी ने आक्रमण कर दिया। इस प्रकार के प्रतिहार शासन को समाप्त कर दिया गया। बाद में कन्नौज पर राठौर राजपूतों का अधिकार स्थापित हो गया। अब कन्नौज पर इसके बाद किसका हो गया? राठौर वंश का अधिकार हो गया। उत्तरी भारत पर प्रतिहारों ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। 9वीं-10वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्रियों में सुलेमान अल-मसूदी महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? सुलेमान अल-मसूदी। ये गजनवी था, इसके साथ सुलेमान और अल-मसूदी जो साहित्यकार थे वो आए थे। सत्य एवं वैभव का उन्होंने गुणगान किया है। प्रतिहार शासकों ने स्थापत्य कला, शिक्षा, साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की। अब महेंद्रपाल का एक साहित्यकार कवि था, उसका नाम था राजशेखर ने कौन सा काव्य लिखा? काव्य मीमांसा लिखा। वह संस्कृत का महान कवि था। चंद्रशेखर था, किस भाषा में साहित्य लिखता था? संस्कृत में लिखता था। प्रतिहार शासकों ने कन्नौज में अनेक सुंदर भवन तथा मंदिर भी बनाए। तो अब आप समझिए इसको विस्तार से, एक बार भी समझिए। अध्याय का नाम है भारत के नवीन राजा तथा राज्य, 700 से 1200 शताब्दी तक की। इसमें हम घटनाएं पढ़ेंगे। 7 से 12वीं शताब्दी का जो समय था उसको राजपूत युग कहा गया, क्योंकि राजपूतों ने शासन किया। उस समय 8वीं शताब्दी में भारत में 3 वंशों का उदय हुआ, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राजपूत। इस अध्याय में हम इन 3 वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला अध्ययन करें अपन गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहले अध्ययन क्या करें? गुर्जर प्रतिहार के बारे में अध्ययन करें, जिन्होंने 730 से 1018 तक भारत पर शासन किया है। इनका शासन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा थे वो किस क्षेत्र में शुरुआत हुई शासन की? तो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और गुजरात इनके अधिकार में थे। यहाँ से इन्होंने शुरुआत करते हैं। दक्षिण पश्चिम राजस्थान और गुजरात। प्रथम शासक आता है इनका नागभट्ट प्रथम। जो गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन है? नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी 723 में। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कब की? 730 में की। अब नागभट्ट के बाद आता है वत्सराज। वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वत्सराज ने कन्नौज पर क्या किया? अधिकार कर लिया। अब दक्षिण पश्चिम राजस्थान और गुजरात कहाँ तक चलेगा? ये कन्नौज तक। वत्सराज ने किस पर अधिकार किया? कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वत्सराज के बाद आया नागभट्ट द्वितीय। फिर कौन आ रहा है? नागभट्ट द्वितीय आया। नागभट्ट प्रथम के बीच में वत्सराज ने किस पर विजय प्राप्त की? कन्नौज पर की। अब नागभट्ट द्वितीय आया, किसने? कन्नौज को राजधानी बना दिया। वत्सराज ने तो अधिकार किया था,
क्वेश्चन आ जाए कि कनौज को राजधानी किसने बनाया, तो नागभट्ट ने कनौज को राजधानी बना दिया। नागभट्ट के बाद आता है मीर भोज। नागभट्ट के बाद शासक कौन बन रहा है, मीर भोज बनता है। मीर भोज ने बंगाल में जो पाल वंश के राजा थे उनके क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया। मीर भोज ने जो बंगाल में पाल वंश का शासन था उसको अपने अधिकार में कर लिया। तो पूरी भारत, उत्तर भारत सब धीरे धीरे अधिकार में करते हुए जाए। मीर भोज का शासन था 836 से 885। मीर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की। आदिवरा की उपाधि धारण किसने की, मीर भोज ने की। मीर भोज के बाद शासक आता है महेंद्रपाल आता है। मीर भोज के बाद शासक आता है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल का शासन था जो 885 से 810 तक है। महेंद्रपाल के समय इसके दरबार में रहता था राजशेखर, जो संस्कृत का साहित्यकार था। संस्कृत भाषा में अपना साहित्य लिखा था। राजशेखर ने लिखा काव्य मीमांसा। राजशेखर का जो साहित्य का ग्रंथ था उसका नाम क्या था, काव्य मीमांसा लिखा। महेंद्रपाल के बाद जो भी शासक आए वह शासन करने योग्य नहीं थे, कमजोर थे, इसलिए इसका फायदा किसने उठाया, गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो गौर प्रदेश का शासक था अफगानिस्तान का, उसने आक्रमण कर दिया किस पर, कनौज पर। कनौज पर आक्रमण कर दिया। कनौज पर आक्रमण कर दिया तो धीरे धीरे ये समाप्त हो गया गुर्जर प्रतिहार और कनौज पर किसका अधिकार हो गया, राठौर वंश का हो गया। महमूद गजनवी के साथ दो साहित्यकार आते हैं, सुलेमान और अल-मसूदी। सुलेमान और अल-मसूदी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। उन्होंने भारत के बारे में अपना विवरण लिखा। अब देखो गुर्जर प्रतिहार का शासन कहां तक फैल गया था, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में गुजरात तक इनका साम्राज्य फैल चुका था, पर धीरे धीरे ये समाप्त हो गया। इसके बाद हम पाल वंश के बारे में कल अध्ययन करेंगे। जहाँ तक मुझे समझ में आया आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे।